आज हमारा जो है पॉइंट नंबर 13 अ टेल ऑफ टू सीरीज बाय जॉन पीटर, उसका सेकंड लेक्चर आज हम देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर हमने एंड इन फर्स्ट लेक्चर वी हैव लर्न सो फार अबाउट द पोइट हु वाज जॉन पीटर। उसका एक इंट्रोडक्शन हमने देखा था। फिर हमने टेक्स्ट ऑफ द पोएम विद पैराफ्रेजिंग ये पढ़ लिया था। देन वी हैव gone for the main idea, theme and the central idea of the poem. Then we also saw word synonyms, where we got one word with different synonyms. Then we had a synonym based MCQs and explanation with reference to the context. और explanation with reference to the context में हमने टू स्टैंजास को डिस्कस कर लिया था। आज हम वही एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट थर्ड स्टैंजा से कंटिन्यू करेंगे। सो हियर वी स्टैंजा नंबर 3 है एंड स्टैंजा नंबर 3 सेज द फ्लावर्स फ्लेवर्स ऑल स्मैश्ड। ये हमने टेक्स्ट में पढ़ लिया था। burned, crashed and all dashed, in all passed through the grind, leaving there nothing behind. This was actually the third stanza of the poem A Tale of Two Cities, where the poet discusses the destruction of nature all around in the two cities of Japan, that is Hiroshima and Nagasaki. हमने जिस रेफरेंस पहले स्टेंजा का दिया था, मैंने आपको बताया था, तमाम में आप वही रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, बट दिस इज़ द सेकंड लेक्चर, उसको हम रिपीट कर लेते हैं। यू कैन गो फॉर रेफरेंस लाइक दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्टेड की जगह यहाँ पर आप, मैंने आपको बताया था, लिख सकते हैं टेकन फ्रॉम द पोएम अ टेल ऑफ टू सिटीज बाय अ फेमस हंगेरियन, यानी हंगरी का ब्रिटिश पोइट जॉन पीटर। तो आप डायरेक्ट इंतहाई सिंपल वर्ड में आप लिख सकते हैं दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ टेल ऑफ टू सिटीज बाय जॉन पीटर। तो आप बहुत सारी चीज़ें बीच में, जैसे ये वाला जो है पार्ट आप इसको छोड़ सकते हैं और एक्सट्रैक्टेड की जगह टेकन भी आप लिख सकते हैं। बट अगर आप ऐसे लिखेंगे, इसको प्रोमिनेंट करके इन दो तीन चीज़ें जो हैं उनको हाईलाइट करके लिखेंगे, तो इंशाल्लाह इट विल गिव अ गुड इम्प्रेशन। नेक्स्ट है कंटेक्स्ट, वही सेम टू सेम वही कंटेक्स्ट है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स व्हेन हिरोशिमा एंड नागासाकी वर बम्बार्ड बाय अमेरिका। द विक्टिम्स, यानी कौन थे विक्टिम, जो आपके मुतासरा कौमें थी, जैपनीज ब्रेवली फेस दिस वाइल्ड अटैक एंड mass destruction. They regained their lost glory. The poem is a condemnation, यानी इसमें वो condemn कर रहा है use of nuclear power को and tribute to a nation's ability to rise from ashes, और जैपनीज़ की जो एबिलिटी है उस मुसीबत ज़दा घड़ी से वो किस तरह निकला है, उनको ट्राइब्यूट भी यानी खराज अकीदत भी पेश किया जा रहा है। This was reference and context portion. Next we have the explanation of this stanza, stanza number 3. And the expression is like this. The poet presents a picture of complete devastation of the two glorious cities of Japan. All the natural beauty and had been mercilessly marred. Marred means destroyed. The atomic bomb set everything on fire. Everything was destroyed, everything was bombarded, everything was turned into ashes. All the people had to pass through the grind. लोगों को मुश्किल की मुसीबत की घड़ी से गुजरना पड़ा। People had to bear this unbearable devastation inflicted upon them. These cities had been reduced to ashes and everything had become a mess of shambles, मलबे का ढेर बना। Nothing could remain intact, safe and sound. It was a mass destruction and complete devastation. So critical appreciation आप, जैसे मैंने आपको बताया, नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं, अगर आप लिख लेंगे तो it would create a good impact on the examiner. The poet uses alliteration. मैंने आपको बताया था alliteration क्या होता है, एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा कंसोनेंट साउंड का रिपीट होना एलिट्रेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए आपके पास एफ की साउंड जो है एलिट्रेट करती है इन फ्लावर्स एंड फ्लेवर्स। द फ्लावर्स ब्रिंग विजुअल इमेजरी। द पोएट यूजेस द राइम स्कीम ए बी बी, यानी पहली
और दूसरी लाइन आपस में राइम करती हैं, तीसरी और चौथी लाइन आपस में राइम सेम करती हैं. So this was all about stanza number 3. Moving toward stanza number 4, the first line says, "No eye could look, and the explosion that took the lives of two glories in the moment of furies." These are the 4 lines which you have to explain with reference to context. Reference आप वही लिख सकते हैं जो पहले आपने ऊपर देखा है फर्स्ट स्टैंजा के लिए, या जो हमने आज के लेक्चर में देखा है थर्ड स्टैंजा के लिए. ये पास्ट में मुल्तान 11 और 12 में क्वेश्चन आ चुका है. ये वाला स्टैंजा एक्सप्लेनेशन के लिए लाहौर 15 और सरगोदा 16 में ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के लिए पूछा जा चुका है. भी आपने पहले वैसे लिखना है रेफरेंस कंटेक्स्ट, फिर आप आएंगे एक्सप्लेनेशन के पोर्शन पर विच गोज लाइक दिस. द पोएट डिस्क्राइब द हॉरिबल सीन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ऑफ द 2 cities ऑफ जापान. देखें आपने एक लाइन पढ़ी होगी वो जो सारे स्टैंजाज के एक्सप्लेनेशन में है, तो ऑब्वियसली ये इंट्रोडक्टरी लाइन है. द पोएट डिस्क्राइब द हॉरिबल सीन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ऑफ द 2 cities ऑफ जापान. ही सेज दैट इट वाज सच अ ट्रेजिक एंड हार्ट रेंडिंग, दिल को दहला देने वाला इवेंट दैट नो ह्यूमन आई कुड एवर विटनेस सच अ स्पेक्टिकल. ऐसा मंजर इंसान की आंख शायद देख ही न सके. ही एड्स दैट सिविलियंस वर रुथलेसली किल्ड, बेरहमी से मार दिए गए. एंड द ग्लोरी एंड द ग्रैंड्योर ऑफ देयर सिटीज वाज स्मैश्ड इन अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ वायलेंट एंगर एंड मैडनेस. गुस्से में उनके शहर के शहर तबाह हो गए. वी कैन इमेजिन द सिचुएशन दैट समटाइम वी डू नॉट हैव द हार्ट टू सी अ पैथेटिक सीन. इस कदर जो नागुफ्तबेद सीन होता है हम उसे देख नहीं सकते. एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द 2 ग्लोरियस सिटीज which were the most important cities of Japan, Hiroshima and Nagasaki, was indeed unprecedented merciless act. यानी इतना जुल्म का कोई और एक्ट जो है मुमकिन नहीं है. देन क्रिटिकल एप्रिसिएशन में है, आप देख सकते हैं द राइम स्कीम इन दीज लाइन्स इज AABB. तकरीबन हर एक स्टैंजा में लाइम स्कीम AABB ही है. शेक्सपियर फेमस कोट, शेक्सपियर कहते हैं ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट. यानी किसी भी चीज़ में अक्लमंदी यही होती है कि उसमें आप ब्रेविटी रखें, पिथीनेस रखें, कर्टनेस यानी शॉर्ट चीज़ आप एक्सप्लेन करें. हियर वी सी दैट जॉन पीटर्स स्टाइल, डिक्शन कहते हैं चॉइस ऑफ वर्ड्स, इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, बड़ी केयरफुली वर्ड की यूज़ करना, प्रिसीजन एंड कॉन्साइजनेस ऑल एड अप टू इन्हांस द ट्रेजिक इम्पैक्ट ऑफ मेन कॉज डेवस्टेशन. ये सारी उसकी जो टेक्निक्स हैं राइटिंग टेक्निक, उससे जो है इम्पैक्ट, ट्रेजिक इम्पैक्ट में इजाफा होता है. सो अगले स्टैंजा मूव करते हैं, दैट इज स्टैंजा नंबर 5 एंड दिस इज द सेकंड लास्ट स्टैंजा which says all was done by a nation. ये सब कुछ किसने किया है ये डिस्ट्रक्शन? who in her wild passion cared not for the human rights nor saved them from deadly fights. यानी एक जंगी जुनून में एक ऐसी नेशन ने ये जुल्म किया जिसने इंसानी हुकूक का ख्याल भी नहीं. एक्सप्लेनेशन इसकी वैसे ही करेंगे. द पोएट, देखिए आप फिर आपको वही नजर आएगा. द पोएट डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ पिटीलेस एक्सटर्मिनेशन ऑफ पीपल ऑफ 2 cities. It was for the first time in human history that such great havoc took the lives of so many people in a few minutes. Havoc destruction को कहते हैं, यानी तारीख में पहली दफ़ा हुआ कितने ज़्यादा लोग जो है चंद ही मिनटों में मारे गए. The poet condemns the superpower and their allies. He bluntly denounces the hypocrisy and double standard of those who always use power to crush freedom and basic rights of the people of the world. Implicitly, the poet mocks at so-called world forums such as the UN and other platforms. यानी जो दुनिया में इंसानी हुकूक के प्लेटफॉर्म में उनको मोक कर रहा है पोइट कि उन्होंने भी कुछ नहीं किया इसमें, इसके रिस्पॉन्स में. They are simply the cat's paw of America, जिसने ये किया, and its agenda. And the agenda is, और agenda क्या है, is to take hold of the resources of the world. कि दुनिया में रिसोर्सेज पर अपना कब्जा जमाया जाए, जैसे हर नेशन इसको दौड़ में लगी हुई है. इसमें भी हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखेंगे. ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू, राइम स्कीम जो है वो सिमिलर टू द प्रीवियस स्टैंजा AABB. द लाइन स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द ब्रूटल एक्ट ऑफ सुपर पावर एंड इट्स फॉल्स क्लेम ऑफ बीइंग चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी. जो अपने आप को डेमोक्रेसी का चैंपियन कहते हैं, उसके झूठ को बेनकाब करने की कोशिश की है इन लाइन्स में पोइट ने. सो आपने ऐसे ही दो जो है रेफरेंस का हेडिंग देकर रेफरेंस लिखना है, कंटेक्स्ट की हेडिंग देके कंटेक्स्ट लिखना है, फिर आपने जैसे यहाँ तक इतनी एक्सप्लेनेशन लिखनी है. अगर आप इफ़ यू फील इक्वल टू इट, अगर आप याद कर सकें तो ये सोने पर सुहागा हो जाएगा. जी
आगे चलते हैं स्टैंजा नंबर 6. दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. बट हाउ मच ग्रेट वर दे हु बोर द पेन्स ऑफ द ब्लैक डे. यानी वो लोग बड़े अजीम थे जिन्होंने ब्लैक डे के तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया. एशेज आर नॉट मेयरली द वेस्ट, दे कैन क्रिएट द ग्रेट. अब देखें यहाँ पर ये जो लाइंस हैं, ये लास्ट 2 लाइंस हैं, ये जॉन पीटर ने किसी और की राइटर की जो है कोट की हैं, इसलिए यहाँ पर कोटेशन मार्क भी है और बड़ी कोटेड लाइंस हैं. एशेज आर नॉट मेयरली द वेस्ट, दे कैन क्रिएट द ग्रेट. द पोएट वांट्स टू से दैट the last stanza beautifully sums up the poem with a tribute that the poet pays to the brave Japanese. वो brave Japanese यानी जब जापानियों की बहादुरी की वजह से उन्हें ट्राइब्यूट पेश करता है. Who did not lose heart during the unspeakable catastrophe that human history had ever known. America destroyed the cities, killed the people, smashed their economy and forced them to surrender, but it could not crush the unconquerable spirit and will of the vanquished people. यानी जो बहादुर लोग थे उनकी वो विल को, उनके जज्बे को काबू यानी दबा न सका, बाकी तो सारी चीज़ें उसने तबाह कर दी. जॉन पीटर कोटेड अ लाइन फ्रॉम सम पोएम, ये जो आपको मैंने लास्ट 2 लाइन्स बताई थी. एशेज आर नॉट मेयरली द वेस्ट, दे कैन रियली क्रिएट द ग्रेट. Further he says that there is no doubt that Japanese regained their glory. और अगर कहेंगे आप जापान, तो जापान regained its glory and touched the height of the greatness in technology and economy only through their devotion and commitment. The stanza also reminds us of the great story जो आपने शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, Clearing in the Sky, that teaches us how one can convert one's defeat into victory by dint of patience, endurance and forbearance. लाइक जैसे क्लियरिंग इन द स्काई में जेस के फादर ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया. इवन डिस्पाइट हिज इल हेल्थ, he did all the work which a common person can do. We all know that unearned suffering is redemptive and it was proved true by the great Japanese. ये unearned suffering is redemptive, ये भी आपके एक चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, उसमें मार्टिन लूथर किंग की जो है लाइंस हैं. जैसे अल्लामा इकबाल का एक शेर मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा, उर्दू और फारसी का पोइट है वो. यकी महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातेह आलम, जहाद ज़िंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें. यानी यकी महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातेह आलम, उन्होंने उस एग्रेशन को भी बड़ी मोहब्बत से फेस किया और यकीन के साथ जो है दोबारा एक अजीम कौम बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरे. क्रिटिकल एप्रिसिएशन में दोबारा वही आप लिखेंगे, राइम स्कीम्स में भी वही हैं, ए बी भी है. द पोएट यूजेस एशेज एज ए सिंबल ऑफ रिवाइवल एंड रीबर्थ. यानी रिवाइवल और रीबर्थ के सिंबल के तौर पे उन्होंने एशेज को यूज़ किया है. जैसे एशेज से दोबारा कुछ मज़ाहिब के नज़दीक जो है ज़िंदगी दोबारा शुरू होती है, रीबर्थ होती है, तो उस तरह उसने कहा कि जैपनीज़ ने उन एशेज से अपने शहरों की जो है रीबर्थ को साबित किया. नेक्स्ट सेगमेंट जो होगा वो है कंप्रीहेंशन बेस्ड एमसीक्यूज. अगरचे काफ़ी अर्सा हुआ बोर्ड वालों ने ये पूछे नहीं है, लेकिन स्टिल उन्होंने इनको एक्सक्लूड नहीं किया सिलेबस से, लिहाजा हम एक बार इनको हिस्ट्री के हैं. देयर वाज द स्टॉर्म ऑफ हिल्स, ड्रिल्स है, श्रिल्स है, किल्स है. अब बेशक स्पीड आहिस्ता करके इसको थोड़ा सा गैस भी कर सकते हैं. सेकंड है एवरीवेयर वाज आर्म स्मोक एंड द डैश, ड्रिल्स, बिल्स, मिल्स या सेल्स है. एंड द थर्ड एमसीक्यू इज डैश वर स्कॉर्ड, बर्न्ड एंड अफ्रेड. Who was called? Somebody, none, a few, all. Guess your answer for 3 seconds and then I will tell you the answer. 3, 2, 1, we go. So, there was a storm of shrills, everywhere was armed smoke and the drills, and all were scarred, burnt and afraid. Next आपके पास question है, who were made powerless and helpless? The people of America, people of Germany, the people of Japan, the people of Pakistan. Obviously आपको आंसर आता होगा, आप गेस कर लें जब तक हम आंसर की तरफ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज वोफुल? ऑल द पीपल, ऑल द हिल्स, ऑल द सिटीज, ऑल द वेल्थ. उसने डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट एस्पेक्ट डिस्कस किए हैं. पीपल की ये सिचुएशन थी, सिटीज़ की ये थी, लेकिन क्या चीज़ वोफुल थी इन 4 में से वो हम देखेंगे. आप जब तक गेस करेंगे, द पीपल ऑफ 2 cities pass through dash, pass through ease, exams, player, the grind. So these are the 3 MCQs, 4, 5, 6, and for answer
फर्स्ट MCQ में आंसर, द पीपल ऑफ जापान वर मेड पावरलेस, all the hills were woeful, the people of two cities passed through the crime. Two glories mean what? America and Russia, Russia and China, Hiroshima and Nagasaki, Japan and Germany. Obviously आपको आंसर पता है। दो सीरीज कौन से थे, हमने बार डिस्कस किए लेक्चर में। ऑल द क्रूअल्टी वाज डन बाय, ये क्रूअल्टी, ये बम बारिंग, ये डिस्ट्रक्शन की किसने थी? रशिया, अमेरिका, चाइना और जापान। एंड दे वर ग्रेट एज दे बोर द पेन ऑफ, उनने किस दिन का जो है दुख सहा? स्पेशल डे, ट्रायल डे, ब्लैक डे या फ्रीडम डे? ऑब्वियसली आपके जहन में अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो पेन से आपको आइडिया हो जाएगा किस डे का होगा। टू ग्लोरी, हिरोशिमा एंड नागासाकी। ऑल द क्रूअल्टी वाज डन बाय अमेरिका, ये सारे आंसर ग्रीन हो गए हैं। दे वर ग्रेट एज दे बोर द पेन ऑफ द ब्लैक डे। नंबर 10, एशेज आर नॉट मेयरली द वेस्ट बिकॉज दे कैन रियली क्रिएट, ये हमने लास्ट 2 लाइन्स पढ़ी थी, उसमें ये कोटेशन भी थी और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर है द ग्रेट, द कोयल, द फायर, द ग्लोरी। Okay, ashes are not merely the waste because they create the glory. This is wrong. What answer do you suggest? So ये answer जो है exact answer इसका होगा they can really create the great. The great answer होगा, आपने confuse बिल्कुल नहीं होना। अगला segment हमारा है short questions का। short questions poetry के section में से 4 short questions आते हैं, तो इस पॉइंट में सभी आ सकता है, और कितनी बार आया वो भी आप साथ फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन के देखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ वर द पीपल मेड पावरलेस एंड हेल्पलेस, यानी लोगों को कैसे पावरलेस और हेल्पलेस किया गया। ये रेफरेंस है कि कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे डीजी खान 14 में और 16 में क्वेश्चन आया है, भावलपुर 15 में, मुल्तान 12 में, रावलपिंडी 9 में, गुजरांवाला 15 में, लाहौर में ये 2006, 10, 14 और 19 में क्वेश्चन आया है। Answer is, the people were made powerless and helpless in the storm of the streets of explosion and blast. बम धमाकों में लोग बेयारो मददगार हो गए। They were wounded, burned and frightened to death due to atomic attack in the Second World War. Atom attack भी कह सकते हैं, atomic attack भी कह सकते हैं, क्योंकि अचानक उन पर ये एटमी धमाका हुआ, ये एटमी हमला हुआ, जिसकी वजह से वो हेल्पलेस हुए, because they were not prepared, they did not know how to face it. The next question is, describe the awful destruction that the victim had to pass through. उन्हें किस तरह की डिस्ट्रक्शन से गुजरना पड़ा, ये क्वेश्चन यूँ भी पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द सीन ऑफ द डेवस्टेशन, या क्वेश्चन की ये स्टेम हो सकती है, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस द विक्टिम हैड टू पास थ्रू। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन डिफरेंट बोर्ड्स। देन द आंसर इज, द विक्टिम्स पास थ्रू ग्रेट पेन्स, सफरिंग एंड टेरिबल डेथ, तकलीफ, दुख और बहुत सारी अमवात हुई। क्रूअल नेशन एंड इट्स वाइल्ड पैशन ड्रॉप्ड एटम बम ऑन देम, दे वर स्कार्ड एंड बर्न्ड एंड देयर वाज नो वन टू शेयर देयर पेन्स और टू लेसन देयर ग्रोन। उनकी दुख और तकलीफ बांटने वाला भी कोई नहीं था, ये वहाँ का तबाहकुन मंजर था। नंबर 3 है, व्हाट इज द मोरल लेसन, ये सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। जैसे मैंने आपको जब थीम पढ़ा रहा था मैंने बताया था, ये थीम आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, मोरल लेसन में, सेंट्रल आइडिया में, मैसेज ऑफ द पोएम में, मैसेज ऑफ द पोएट में। तो हियर वी गो फॉर द आंसर। द पोएम सजेस्ट दैट वी शुड नॉट लूज हार्ट, यानी मोरल लेसन क्या दे रही है, जैसे जापानीज ने हार्ट लूज नहीं किया, जैसे उन्होंने दिल नहीं छोड़ा, वो मायूस नहीं हुए, इस तरह हमें भी नहीं छोड़ना चाहिए। होप एंड विल पावर, we learn from the poem that those are the great people who bear hardship, believing that unearned suffering is redemptive. जो नाजायज़ सफरिंग्स होती हैं वो आपको किसी न किसी मामले में निजात दिलाती हैं। तो आंसर इस तीसरे क्वेश्चन का ये था। 4, who caused the devastation and how did the victim suffer, ये devastation की वजह कौन था और victim को कैसे सफ़र करना पड़ा। A nation, America, violated the human rights in her wild fury and brought pains, suffering and death to the people of two cities of Japan, Hiroshima and Nagasaki, and reduced them to ashes. तो ये बेसिकली अमेरिका ने किया था जब उसने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक धमाके किए थे, विदाउट टेलिंग देम और विदाउट एनी अलार्मिंग कंडीशन। वर द विक्टिम्स completely destroyed or did they rise again? अब बताएं, विक्टिम डिस्ट्रॉय हो गई या दोबारा उन्होंने अपने आप को रीगेन किया, तो ऑब्वियसली दे रीगेन देयर ग्लोरी। लाहौर 12 और गुजरांवाला 16 में क्वेश्चन आया, द पीपल ऑफ जापान वर स्कॉर्ड, बर्न्ट एंड रिड्यूस्ड टू एशेज इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, बट देयर फेथ एंड स्पिरिट कुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड।
They did not lose hope and rose up again to the height of glory. दोबारा वो अजमतों की बुलंदियों तक पहुंच गए. Question number 6 is, what does the poet mean when he says, आखिरी जो उसकी लाइन है, ashes are not merely the waste. इससे poet का क्या मतलब है? The poet means that if a nation bears pain with courage, it cannot be defeated. The Japanese have proved that unjust suffering was redemptive. The loss of their life was not the loss of their will. अगरचे उन्होंने बहुत सारी जिंदगियां कुर्बान कर दी, लेकिन उन्होंने अपनी विल पावर, उन्होंने अपनी जज्बा जो था उसको कुर्बान नहीं किया. Question number 7. Wasteful were all the grills. Comment. इसका क्या मतलब है wasteful are the grills? Wasteful mean destruction and disintegration. Obviously इसका मतलब आपको आइडिया हो चुका होगा. All the grills were completely reduced to rubble. This shows the large scale destruction caused by the atomic explosion. इसका मतलब ये है कि बड़े पैमाने पर ये थी. Question number 8 is, why were the people helpless in the poem? ये helpless क्यों थे? Obviously जैसे हमने पहले दूसरे क्वेश्चन में पढ़ा, more or less उसका आंसर सिमिलर है उसी से, क्योंकि उन पे एटॉमिक धमाका अचानक हुआ. They were not well prepared before it. The people were helpless because they weren't prepared to face the atomic attack. All the destruction happened in the matter of seconds, that they even could not get the chance to defend or save themselves. Question number 9. What was the condition of the flowers and flavors in the two cities of Japan after the atomic attack? And the answer is, everything was the victim of attack, and the whole cities were presenting the picture of chaos and death. The atomic explosion destroyed everything to the ground. हर चीज तबाह बर्बाद होकर तहस नहस होगी. Question number 10 है, under what circumstances had the victim of Japanese to pass through? देखें वही क्वेश्चन तकरीबन डिफरेंट वे में पूछा जा सकता है कि उनको किस हालात से गुजरना पड़ा या किन हालात से गुजरना पड़ा. The victim had to pass through the utter state of misery and helplessness. There was no one to listen to their wails. उनकी आहो बका सुनने वाला ही क्यों नहीं था. Their lives and properties got destroyed in no time. Yet, one most important thing about Japanese was they regained their power. They didn't lose heart. They were not disappointed. Rather, they worked more hard, जो कि हमें भी ज़रूरत है. So that was point number 13. And thank you very much for further lectures. Stay tuned and keep in touch with this platform. Thank you. Assalamu alaikum.